नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज मैं संसद के दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसमें हम संसद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद पद रिक्तता के संदर्भ में हम देखते हैं कि पद रिक्त कब होता है। किसी भी सदन के सदस्य का तो दोहरी सदस्यता यदि उसे मिल जाए तो उसका पद रिक्त माना जाता है। यह देख सकते हैं कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य था लेकिन लोकसभा के लिए वह चुना जा गया, या फिर कोई व्यक्ति दो सीटों में एक साथ चुना गया है, दो सीटों से एक साथ चुनाव जीत कर आया है, तो ऐसे संदर्भ में दोहरी सदस्यता का क्या प्रावधान उसके ऊपर लागू होता है, इसे हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य था और वह लोकसभा से चुना गया तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि वह कहाँ रहना चाहता है। यदि वह नहीं बताता है, यदि वह यह नहीं बताता तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा और वह लोकसभा का सदस्य माना जाएगा, यदि वह 10 दिनों के भीतर यह सूचना न दे तो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विधानसभा से चुनकर आता है और लोकसभा के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर यह पूर्व सूचना देनी होगी कि क्या वह विधानसभा में रहना चाहेगा अथवा लोकसभा का सदस्य रहना चाहेगा। यदि वह नहीं करता है तो 14 दिनों के पश्चात वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा, वह लोकसभा का सदस्य माना जाएगा। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति दो जगहों से चुनाव जीत कर आता है, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से भी चुनाव जीत कर आए, साथ ही साथ बनारस से भी चुनाव जीत कर आए, तो ऐसी स्थिति में उसे केवल एक सीट का चयन करना होगा कि वह कहाँ से अपना लोकसभा सीटों को चुनता है। साथ ही साथ जो दूसरे सीट रिक्त होगी वहाँ पर पुनर्निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है, तो यह इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है। अब हम बात करते हैं त्यागपत्र की। तो याद रखिए, संसद में लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य किसे त्यागपत्र देते हैं। तो याद रखिए, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह तो सभापति को देता है, लेकिन जो सभापति होता है वह किसे देता है, वह राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वह सदन का सदस्य होता है, लेकिन जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ना कि उपसभापति को। नेक्स्ट, अध्यक्ष एवं सभापति को अधिकार है कि सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि त्यागपत्र दबाव में दिलवाया जा रहा है, यदि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पार्टी किसी दबाव के चलते त्यागपत्र दिलवा रही है, तो वह उस त्यागपत्र को अस्वीकार भी कर सकते हैं या उनके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी की। तो संसद के पीठासीन अधिकारियों में संसद लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जबकि उपाध्यक्ष भी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जब कार्य नहीं कर रहा होता तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एट सेम एज राज्यसभा की सेम प्रोसेस है कि जो सभापति एक होता है, एक उपसभापति होता है। ठीक है, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के दो पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि लोकसभा स्पीकर विल बी चूजन, यानी कि लोकसभा स्पीकर को चूज किया जाएगा, यानी कि उसका चयन किया जाएगा। ठीक है,
या बेयर्स एक्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का स्पीकर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन उसे समय के पहले भी हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। अब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। हम देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। दूसरा है समय से पहले स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर लोकसभा स्पीकर की मृत्यु हो जाने पर उसका पद जो है रिक्त हो जाता है। ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 94 खा। तो आर्टिकल 94 खा लोकसभा अध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र किसे सौंपता है, या उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र सौंपता है। आर्टिकल 94 गा क्या कहता है कि आर्टिकल 94 गा में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह जो हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा उसके लिए 50 सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होगी, 50, ठीक है। और साथ ही साथ 14 दिन पूर्व हमें यह सूचना देनी होगी कि लोकसभा स्पीकर के लोकसभा स्पीकर को यह सूचना देनी होगी कि उसके हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव को लोकसभा में पारित किया जाना है। अब इस समय हम देखते हैं कि यदि वह प्रस्ताव पारित किया जाता है तो स्पीकर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ रहेंगी और कौन कौन सी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। याद रखिए, यदि संकल्प प्रस्ताव आते ही 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा कि इस दौरान वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, यानी उसे पीठासीन अधिकारी के पद से उसकी सेवा समाप्त हो गई होगी, वह एक नॉर्मल सदस्य के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष हटाए जाने से संबंधित मत विभाजन में पर शुरू में वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए उसे हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, और दोनों तरफ से मत बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह निर्णायक मत नहीं दे सकता, उसे अपने मत का प्रयोग शुरू में ही करना होगा। अगला है, वह सदन में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो मत विभाजन पर निर्णायक मत आखिर क्यों नहीं दे सकता। याद रखिए, ये एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका एक कथन है, जॉन हॉब्स जो हैं, इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, अर्थात वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है, ठीक है। इसी वजह से यदि लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो निर्णायक मत के संदर्भ में यदि उसे मत देने को मिले तो वह अपने ही पक्ष में मतदान करेगा, ठीक है। इसी वजह से उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं पावर ऑफ लोकसभा की, लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। इसका वरीयता क्रम हम देखते हैं तो यह वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। अब इसकी शक्तियाँ हम देखते हैं कि याद रखिए, मनी बिल यानी कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के मतभेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 118 के तहत उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। याद रखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं कि धन विधेयक धन विधेयक पे और संविधान संशोधन विधेयक पे, इन दो विधेयकों पर, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक तथा फर्स्ट टाइप के वित्त विधेयक पर ही लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सदन का प्रधानाचार्य। चूंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा
का सर्वे सर्वा होता है, इसलिए उसे सदन के प्रधानाचार्य की भी संज्ञा दी जाती है। गतिरोध पर संयुक्त अधिवेशन की वह अध्यक्षता करता है। ठीक है, यदि गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वह करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सेकंड टाइप के वित्त विधेयक पर यह लाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 118 क्या कहता है कि स्पीकर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, अब यह प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सभा स्पीकर करता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। यदि लोकसभा स्पीकर जो है वो अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक है, और अध्यक्ष, यदि मान लीजिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापति नहीं बल्कि उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति वह अध्यक्षता करेगा। अब आप यहाँ से कहेंगे कि राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं लिखा गया, उपसभापति क्यों लिखा गया। याद रखिए, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। इसीलिए यही कारण है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः राज्यसभा का उपसभापति के अनुपस्थिति होने पर सदन की जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, यह आर्टिकल 118 कहता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है, यदि लोकसभा भंग हो गई तो स्पीकर कब हटाया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिए, जब तक दूसरा स्पीकर चुनकर नहीं आ जाता तब तक लोकसभा के स्पीकर को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात सब लोग चले जाते हैं लेकिन लोकसभा स्पीकर जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वह सबसे लास्ट में जाता है जब तक उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं आ जाता और वह पद को धारण नहीं कर लेता। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। याद रखिए, संसद में कुछ समितियां पाई जाती हैं जिसमें स्थायी समितियां व अस्थायी समितियां शामिल हैं। स्थायी समितियों में लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सभी जो हैं स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा अन्य जो समितियां हैं वो अस्थायी समितियां मानी जाती हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां करता है। ठीक है, 10वीं लोकसभा, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो पद होता था वो सत्ता पक्ष के पास रहता था, लेकिन 11वीं लोकसभा में यह निश्चित किया गया कि जो अध्यक्ष का पद होना चाहिए वह सत्ता पक्ष के पास, जबकि उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए वह विपक्ष के पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इस पे हम नज़र डालते हैं कि लोकसभा का जो गठन किया गया वह 13 मई 1952 को किया गया। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर थे, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक था। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वह पारित नहीं हो सका था। तो याद रखिए, पूछा जाएगा कि लोकसभा के कौन ऐसे स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वह पारित नहीं हो सका था। तो याद रखिए वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बात करते हैं मीरा कुमारी की, तो जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो मीरा कुमार हैं। वहीं बात करें प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की, तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पीए संगमा थे। ठीक है, हुकुम सिंह पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था। तो यह नेक्स्ट पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन लोकसभा के स्पीकर थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था। तो याद रखिए कौन थे, वो हुकुम सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के साथ साथ वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन भारत के राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो यह नीलम संजीवा रेड्डी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। तो याद रखिए प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर, ये प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। यदि हम बात करें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, याद रखिए वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा है। याद रखिए 17वीं एवं 18वीं दोनों लोकसभा में ओम बिड़ला जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष थे, और वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं, जो कि राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। अब हम बात करते हैं शपथ की। संसद के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है। या तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। अच्छा, त्याग पत्र की बात करते हैं तो त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों का। याद रखिए कभी कभी हाई कोर्ट का न्यायाधीश पूछता है तो लोग अक्सर राज्यपाल को लगाते के आते हैं, लेकिन याद रखिए न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का भी न्यायाधीश होगा वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, ठीक है। लोक सेवा के आयोग के यदि बात करें संघ एवं राज्य, तो संघ एवं राज्य दोनों लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष को, जबकि विधान परिषद के सदस्य ये विधान परिषद के सभापति को सौंपते हैं अपना त्यागपत्र। यदि हम बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की, तो लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को यानी लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, जबकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। उपसभापति सभापति को सौंपेगा, लेकिन सभापति जिसे उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति किसे सौंपेगा? याद रखिए या राष्ट्रपति को सौंपेगा, यही प्रश्न बनता है, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि विधानसभा का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। यदि हम बात करें विधान परिषद का सभापति, तो विधान परिषद का सभापति उपसभापति को सौंपता है, ठीक है। यह विधान परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। याद रखिए विधानसभा का जो सभापति होता है या विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन इसी का सेम काउंटर पार्ट बात करें केंद्र में, तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहीं पे कुछ अंतर आ जाते हैं जिन्हें हमें याद देखना होगा। उपसभापति की बात करें तो यह सभापति को सौंपता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा का बनाम विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद का सभापति। राज्यसभा चूंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। जबकि विधान परिषद का जो सभापति होता है यह विधान परिषद का एक सदस्य होता है, इसलिए यह त्यागपत्र किसे सौंपता है? यह त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की शपथ दिलाता है। स्पीकर कौन शपथ दिलाता है? याद रखिए स्पीकर जो है वह शपथ नहीं लेता। जो लोकसभा स्पीकर है वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, वह एक सांसद के तौर पर शपथ लेता है, ठीक है। स्पीकर का शपथ का कोई भी प्रावधान स्पीकर के शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, वो उसे एक सांसद के रूप में ही वह शपथ लेता है, ठीक है। यदि हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? याद रखिए नवगठित लोकसभा सदस्यों को यह शपथ दिलवाना इसका कार्य होता है।
ठीक है। कौन अक्सर प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद तब तक रहता है जब तक वह सदस्यों को शपथ न दिलवा दे। इसके बाद पद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए जो इस प्रोटेम स्पीकर का पद होता है वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। उसका कार्य होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं उन्हें शपथ दिलवाना। शपथ दिलवाने के बाद वह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो याद रखिए 17वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, जो कि मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश से। लेकिन हम बात करें 18वीं लोकसभा की, 18वीं लोकसभा की, तो याद रखिए 18वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर हैं ये हैं भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि मेहताब, महताब। ठीक है, यह भर्तृहरि मेहताब जो हैं यह उड़ीसा के कटक जिले से हैं, या उड़ीसा के कटक जिले से संबंधित हैं। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया। तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को चुना गया, जो कि कोटा के कटक जिले से संबंधित हैं, जो कि उड़ीसा के कटक जिले से संबंधित है। मैंने यहाँ पे कोटा कहा जो कि गलत है, उड़ीसा के कटक जिले से यह संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा महासचिव। यदि हम लोकसभा महासचिव की बात करें तो यह एक प्रशासनिक पद होता है तथा लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। चुनने व नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है कि किसे लोकसभा का महासचिव चुना जाएगा। महासचिव एक प्रशासनिक पद है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है। यह संसद का अधिकारी होता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात उन्हीं सदस्यों में से उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। इसकी कार्य शक्तियाँ होती हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर सदन संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करेगा। पद रिक्तता, आखिर पद रिक्तता क्यों? जब वह सदन का सदस्य न हो। ठीक है, जब वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दे, ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाएगा तथा लोकसभा अध्यक्ष भांति ही इसे पद से हटा दिया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष की भांति इसे पद से हटा दिया जाएगा तो भी इसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसका पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया। तो याद रखिए साधारण बहुमत के माध्यम से इसे हटाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 545 सीटें हैं, चूंकि अब वर्तमान में 543 सीटें बची हैं। चूंकि दो एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ऐसे में 543 सदस्य वर्तमान में बचे हुए हैं। ठीक है, 545 पहले हुआ करते थे कुल सदस्य। तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता। अब ऐसे ये क्या आंसर है? याद रखिए उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो अपना वेतन प्राप्त करता है या उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में यह प्राप्त करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य नहीं होता, बस राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की, वरीयता क्रम में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तथा फर्स्ट में जो भारत का पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। यह वरीयता क्रम में पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट बात करें, नोट कर, यदि संकल्प पारित कर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो सभापति का पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। याद रखिए उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प पहले राज्यसभा में ही आता है, बाद में इसे लोकसभा में लाया जाता है। अर्थात इसे दोनों सदनों में लाया जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम इसे राज्यसभा में ही लाया जाएगा उपराष्ट्रपति के हटाए जाने संबंधी संकल्प। जबकि राष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प लोकसभा, चाहे लोकसभा में ले आया जाए अथवा राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें, यदि इसे से हटाए जाने से संबंधित विषय हो तो यह सदन में उपस्थित हो सकता है और बोल भी सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता क्योंकि यह सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न बनता है, वह कौन सी शक्ति है जो राज्यसभा के सभापति के पास होती है लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होती? तो याद रखिए, कुछ एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। राज्यसभा का सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर या राष्ट्रपति चुने जाने योग्य होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के पास ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं है। तो याद रखिए, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो सकता है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, जैसे नीलम संजीवा रेड्डी जी के केस में देखा गया कि पहले वह लोकसभा के अध्यक्ष थे, बाद में राष्ट्रपति चुने गए। तो यह कुछ एक्सेप्शंस केस हैं जिनमें यह संभव है। लोकसभा का उपसभापति, याद रखिए, यह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यह सदन के प्रति होता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, क्योंकि उपसभापति जो चुना जाता है उसका चुनाव सदन के द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। एज से मैच की राज्यसभा का उपसभापति रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है? यह सदन के प्रति होता है, ना कि उपराष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है। कारण, सदन हटाती है, सदन ही बैठाती है, ना कि अध्यक्ष। ठीक है। याद रखिए, राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति दोनों होते हैं। ठीक है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति सदन के सदस्यों में से एक होता है। ठीक है। पद रिक्तता के संदर्भ में देखते हैं, यदि वह सदन का सदस्य नहीं होता, वह सभापति को लिखित त्यागपत्र सौंप दे या फिर सदन द्वारा बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। तो इन 3 कंडीशंस में उसके पद की रिक्तता हो जाती है। राज्यसभा के सभापति कार्य व शक्तियाँ, तो सभापति को ना ही उनके कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है, सभापति के न होने पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है। याद रखिए, यह राज्यसभा के उपसभापति का कार्य होता है। गतिरोध, प्रथम बार मत नहीं दे सकता पर निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है। जब उसे हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो ऐसे में सदन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। ठीक है। संसद के नेता, संसद संविधान में संसद के नेता संबंधी कोई भी शब्द का वर्णन नहीं है, लेकिन जो सदन का नेता माना जाता है वह प्रधानमंत्री को जब माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी अन्य को भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन, चाहे उच्च सदन हो अथवा निम्न सदन हो, उसका सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है। विपक्ष का नेता, याद रखिए, विपक्ष का नेता का जो निर्धारण करता है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिए, यदि कोई पार्टी संपूर्ण सीटों का 1/10वां भाग प्राप्त कर लेती है तो उसे विपक्ष का दर्जा दे दिया जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया है 1/10 सीट टोटल सीटों की। मान लीजिए 545 सीटें हैं, चूंकि अब तो वर्तमान में 543 सीटें बची हैं, लेकिन एक हिसाब मानते हैं कि 545 सीटें, तो 545 गुणे 1/10 अर्थात 55 सीटें। कोई भी पार्टी यदि 55 सीट जीत गई तो उसे विपक्ष का दर्जा दे दिया जाएगा। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। इस वजह से तत्कालीन समय में कोई भी विपक्ष नहीं था, चूंकि सबसे बड़ी दूसरी पार्टी कांग्रेस ही थी। ऐसी स्थिति में 17वीं लोकसभा जो थी विपक्ष विहीन लोकसभा कही गई, लेकिन 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई तथा इस समय एक मजबूत व सशक्त विपक्ष मौजूद है। ठीक है। यदि बात करें राज्यसभा की, तो याद रखिए 250 सीटें हैं। 250 का 1/10 करेंगे तो हमें लगभग 25 सीटें मिलेंगी। यदि राज्यसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल करना है तो किसी पार्टी को लगभग 25 राज्यसभा सांसद अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विपक्ष के नेता की भूमिका।
विपक्ष की नेता की आखिर क्या भूमिका होती है? याद रखिए, एक सशक्त लोकतंत्र की यह मांग होती है कि एक सशक्त विपक्ष हो, ठीक है, ताकि वह जनता के मुद्दों को लोगों को सदन के समक्ष रख सके तथा सरकार को निरंकुश होने से रोक सके, ठीक है। तो सकारात्मक आलोचना करना एक सशक्त विपक्ष का कार्य होता है। वैकल्पिक सरकार का मत रखना, ठीक है, विपक्ष का मत रखना तथा सरकार पे सकारात्मक दबाव बनाना, यह विपक्ष का कार्य होता है। अब बात करते हैं, एक प्रश्न उठता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं अक्सर लोकसभा के सदस्य क्यों होते हैं, राज्यसभा के सदस्य क्यों नहीं होते? याद रखिए, यदि वह राज्यसभा के सदस्य होंगे, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, न कि राज्यसभा में लाया जाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में होंगे तो वे अपना भी मतदान करेंगे, तो उनके वोटों की संख्या एक बढ़ जाएगी। लेकिन राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे कोई मतदान नहीं होता, तो राज्यसभा मायने नहीं रखती, अर्थात लोकसभा में उन्हें एक सीट की फायदा ही होगा, ठीक है। इसलिए देखा गया है कि अक्सर जो प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वे प्रधानमंत्री जो, ऐसा क्या है कि जो कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जो राज्यसभा के सदस्य रहे हों? तो ऐसा बिल्कुल है। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे एच डी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह व इंद्र कुमार गुजराल। ये चार प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। तो यह प्रश्न कई बार एग्जामों में बन चुका है कि कौन राज्यसभा का सदस्य, कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा है। इनमें से ऑप्शन चेंज करके दे दिए जाते हैं। तो याद रखिए, एच डी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह व इंद्र कुमार गुजराल। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम लोकसभा सीट असम राज्यसभा सीट से यह चुनकर आए थे। आइवर जेनिंग्स के अनुसार विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में इसे शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। याद रखिए, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था थी। शैडो कैबिनेट नज़र रखने वाला वह पैरेलल विभाग होता है जो कि विपक्ष यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो हो गया तथा सरकार गिर जाती है, तो यही शैडो कैबिनेट जो होती है यह रियल कैबिनेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। शैडो कैबिनेट मतलब एक बनाया बनाया कैबिनेट होना, इसका विभागों का भी वितरण किया गया होता है, ठीक है। तो यदि जो सरकार है वह सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर, तो ऐसी स्थिति में जो शैडो कैबिनेट होता है वह सरकार की जगह धारण कर लेती है। इससे समय की भी बचत होती है और सभी चीज़ों की बचत होती है, ठीक है। विप क्या होता है? याद रखिए, विप जो होता है ये किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो होती है इसके द्वारा विप जारी करने का अधिकार इसे है, तथा इसके उद्देश्य होता है राजनीतिक पार्टियों के सभी सदस्य सदन में उपस्थित होकर उसके मत का समर्थन करें। याद रखिए, विप जो होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है किसी भी पार्टी का, जिनके आधार पर सभी सदस्यों को चलना होता है। यदि कोई भी विप का उल्लंघन करेगा, तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि दल बदल के आधार पर विप का उल्लंघन करने वाले को ऊपर भी यह लागू किया जा सकता है तथा उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, लेम डेक सत्र। याद रखिए, लेम डेक सत्र को पंगु सत्र भी कहते हैं, ठीक है। किसी लोकसभा का अंतिम जो सत्र होता है, ठीक है, या फिर नई गठित लोकसभा का पहला सत्र होता है, इसे लेम डेक सत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात किसी नई लोकसभा का पहला सदस्य अथवा पुरानी जो लोकसभा है उसका अंतिम सदस्य लेम डेक सत्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लेम डेक सदस्य किसे कहते हैं? तो यदि वर्तमान लोकसभा के कुछ ऐसे सदस्य जो कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाते, ऐसे सदस्यों को लेम डेक सदस्य कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति, मान लीजिए 17वीं लोकसभा में कोई व्यक्ति सांसद था, लेकिन 18वीं लोकसभा में वह नहीं चुना जा सका, वह किन्हीं कारणों से चुनाव हार गया, तो ऐसा सदस्य लेम डेक सदस्य कहलाता है, ठीक है। तथा किसी भी लोकसभा के पहले सत्र को तथा अंतिम सत्र को लेम डेक सत्र कहते हैं। अब देखते हैं संसद के सत्र कितने होते हैं।
तो याद रखिए संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से मार्च के बीच, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, वहीं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, किन्हीं दो सत्रों के बीच मान लीजिए बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद का दूसरा महत्वपूर्ण भाग, जिसमें हमने अनेक सारे बिंदुओं को कवर किया तथा कुछ नए नए बिंदुओं को कवर किया, जैसे लेम डेक सत्र, विप, शैडो कैबिनेट किसे कहते हैं। ठीक है, तथा प्रधानमंत्रियों तथा लोकसभा व राज्यसभा की संरचनाओं के बारे में हमने पूर्ण रूप से इसमें जानकारी इकट्ठा की। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं तीसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।